हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है हमारे शार्प लर्निंग। क्या है शार्प लर्निंग? जहां पर करंट अफेयर्स के कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। एनटीपीसी रेलवे का वो भी कोर्स चल रहा है वहां पर शानदार ढंग से। तो इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ईरान और भारत में ठन गई है जुबानी जंग चल रही है। क्या बात है? पहले सर्वोच्च नेता ने कुछ कहा, उसके बाद भारत की ओर से विदेश मंत्रालय की ओर कहा गया भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ईरान, और ईरान के लिए भारत कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब चर्चा करेंगे डिटेल में। दोनों के रिश्ते कैसे हैं, ये खटास जो आ रही है पहले भी आई थी बीच में, वो क्या है, ये सब चर्चा करेंगे। रेड सी का भी मामला है, वो भी चर्चा करेंगे। एक बांग्लादेश, एक पड़ोसी देश, वहाँ पर क्या सचमुच में अमेरिका ने करवाया था तख्तापलट? क्योंकि चर्चा काफ़ी है और एक खास व्यक्ति जो वहाँ पर पहुँचे हैं बांग्लादेश में इस तख्तापलट के बाद, और 1700 करोड़ रुपए वो अमेरिका बांग्लादेश को दे रहा है मदद के तौर पर। ठीक है, डिटेल चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए पहले भारतीय होस्ट कौन घोषित हुए हैं, उनका नाम क्या है और क्या होता है ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड। इसके अलावा 76 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2024 के विनर्स की लिस्ट आ गई है। उन सबको अवार्ड दे दिया चुका है अमेरिका में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक उसका 10वां सदस्य बनाया गया है, ये बैंक क्या है, इस बारे में डिटेल बात करेंगे। उस देश के बारे में भी चर्चा करेंगे मैप के जरिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिएगा तमाम दोस्तों को, बस यही आपसे अपील होती है मेरी। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने भारतीय मुसलमानों की स्थिति की तुलना म्यांमार और गजा के मुसलमानों से की, जिसको भारत सरकार ने अस्वीकार बताया और कहा कि पहले अपना रिकॉर्ड देख लें, यानी पहले अपने गिरेबान में झांक लें। आंसर क्या होगा इसका? पहले ही मैंने बताया है, ईरान। ठीक है, तो भारत और ईरान के बीच में इसी मुद्दे पर ठन गई है। क्या कहा ये सब बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक बार ईरान को देख लीजिए मैप के जरिए, फिर समझ लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं कहाँ? पश्चिम एशिया की ओर, जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, अमेरिका और यूरोप के लोग। ठीक है, वहाँ के लीडर्स। तो उसी में ये पश्चिम एशिया है, यानी मिडिल ईस्ट कहिए, मिडिल ईस्ट भी कह सकते हैं, जो पश्चिम के लोग कहते हैं। तो उसी में यहाँ पर रेड कलर में जो देख रहे हैं वो है ईरान। वहाँ की राजधानी है तेहरान, राष्ट्रपति है मसूद पज़ेश्कियान। क्या है? मसूद पज़ेश्कियान। और वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं, यानी राष्ट्रपति के ऊपर भी, और इनका नाम क्या है? आयतुल्लाह खामनेई। यहाँ पर भाषा चलती है, फारसी मुद्रा है ईरानी रियाल। आबादी करीब करीब 8 करोड़ 90 लाख के आसपास है, 2022 का आंकड़ा ही बता रहा हूँ। तो यहीं के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई। ये कौन है? तो ईरान में जो राष्ट्रपति के ऊपर का पद होता है सर्वोच्च नेता कहलाता है, सुप्रीम लीडर। ये आजीवन इस पद पे रहता है ये व्यक्ति। राष्ट्रपति को भी महत्वपूर्ण फैसले के लिए सर्वोच्च नेता से सलाह करनी होती है, अनुमति लेनी होती है। यहाँ तक कि वहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं के अंडर में होता है। यही तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा। ठीक है, देखिए ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी उसके बाद से वहाँ सर्वोच्च नेता की प्रथा है। अभी तक सिर्फ 2 सर्वोच्च नेता हुए। पहले थे खोमैनी, जो 1979 से 1989 तक अपनी मृत्यु तक इस पद पर है। उसके बाद फिर आयतुल्लाह खामनेई, जो कि खुमैनी की मृत्यु के बाद करीब 30 सालों से इस पद पर जो है वो काबिज है। ठीक है, तो ये जो खामनेई हैं, इन्होंने क्या कह दिया है ऐसा जिससे कि पूरी इतनी मतलब ठन गई है दोनों देशों के बीच में। ये न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, संदेश में कहा 17 सितंबर को कि हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर मुसलमानों द्वारा झेली जा रही पीड़ा से अनभिज्ञ हैं। और इस संदेश का बांग्ला भाषा में भी अनुवाद किया गया था। इसके बाद तो एकदम तूफान सा मच गया। ये बहुत बड़ी बात थी कि भारत में भारतीय मुसलमानों की बताया जा रहा है कि एक बहुत ख़राब स्थिति। उसके बाद पलटवार हुआ एमईए के द्वारा, यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी विदेश मंत्रालय जो भारत का है, उसने इस पर कड़ी निंदा की इस पूरे मामले पर। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि यह बिल्कुल अस्वीकार है।
ये कहा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता के द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं और ये सूचनाएं गलत हैं, अस्वीकार्य हैं। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरे के बारे में टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लें, यानी अपना गिरबान झांक ले कि क्या उसने किया हुआ है, वहाँ की क्या स्थिति है। ठीक है, तो ये तो हो गई जुबानी जंग जो भी हुई, उधर से उनने कहा, इधर से इनने कहा। ठीक है, अब सवाल ये है कि भारत और ईरान के बीच में जो संबंध है वो कैसा है, पिछले कैसे रहे हैं और अभी कैसे हैं, क्या स्थिति होने वाली है इसके बाद, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, बहुत मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं। रणनीतिक रूप से अहम जो वहाँ पर है चाबहार बंदरगाह, इस जगह पर है चाबहार बंदरगाह, यहाँ पर इस लोकेशन पर, और दोनों देशों का फोकस वहाँ पर रहा है। अभी कुछ वक्त की बात है पहले की, 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने इस बंदरगाह को और विकसित करने के लिए 10 साल के समझौते पर सिग्नेचर किए। भारत ने इस परियोजना में इन्वेस्ट किया हुआ है बहुत भारी भरकम रकम, और ये जो पोर्ट है बंदरगाह, वो भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ पर मध्य एशिया में कनेक्टिविटी देता है। मिडिल जो सेंट्रल एशिया है यहाँ का, यहाँ पर कनेक्टिविटी देता है यहाँ पर, तो भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने चाबहार बंदरगाह टर्मिनल के जो टर्मिनल है उसके डेवलपमेंट के लिए 12 करोड़ डॉलर भी देने का वादा किया हुआ है। अभी हाल फिलहाल की बात है, मई की बात है। और ईरान में जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके लिए 25 करोड़ डॉलर के क्रेडिट लाइन भी देने की पेशकश की हुई है भारत ने। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि खामनेई जो है वो ये तनाव कर रहे हैं। अब इसके पीछे मसला क्या है, तो ये जो टेंशन है बस इतना ही भर नहीं है, मुसलमानों का ही मामला नहीं है। ठीक है, जो भी कहा उन्होंने वो तो गलत देखने को मिल ही रहा है, लेकिन सीधी बात आप देख लीजिए, यहाँ जो अस्थिरता है पश्चिम एशिया में, क्या अस्थिरता है। इजराइल ने हमास पर हमला किया हुआ है, गजा में पूरी पूरी तबाही मची हुई है। 30,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं वहाँ पर। अब क्या है, इजराइल के विरोध में ईरान है, ठीक है, और ईरान के समर्थन में कौन है, यमन में हूती विद्रोही हैं जिनका कब्जा है विद्रोहियों का यहाँ पर। ओके, और अमेरिका जो है बिल्कुल देखना नहीं चाहता है ईरान को, और भारत अभी इस युद्ध में, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें ऐसी खबरें आती रही हैं कि भारत ने यहाँ इसको हथियार सप्लाई किए हैं, गोला बारूद सप्लाई किए हैं। ठीक है, तो इससे ईरान जो है ना वो खिन्न भी है। ओके, अब हुआ ये था कुछ वक्त पहले की बात है, मैं एक और मैप में दिखा दूं कि ये रेड सी है, ये लाल सागर है, यहाँ पर गल्फ ऑफ अडन है। ठीक है, और यहाँ पर ये कौन सा है, ये है स्वेज कैनाल। ठीक है, तो अब स्वेज कैनाल मतलब कि अगर हमें अपना सामान ले जाना है इसको अगर यूरोप की ओर, तो हमें इसी रास्ते से जाना है, और उधर से भी सामान आएगा तो इसी रास्ते से आएगा। लेकिन यमन में जो हूती विद्रोही है वो इस जगह पर बाब अल मंदाब, जो एक सकरा रास्ता है समुद्र का, लाल सागर का, उस जगह पर हमला करता है। और पिछले कुछ वक्त पहले, कुछ महीने पहले हम लोग ने देखा है कि भारत से जुड़े हुए मालवाहक जहाज़ों पर हूती विद्रोही ने हमले किए थे, कई जहाज़ों पर मिसाइलें दागी गई थी। इसके बाद फिर भारत की ओर से जो डेलीगेशन है वो ईरान पहुंचा था, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें पहल की थी, और उसके बाद से देखा गया कि भारत से जुड़े हुए जहाज़ों पर हमले की खबर नहीं है। यहाँ से जो सामान आ जा रहा है अभी हमले की खबर नहीं। ठीक है, तो अब क्या है कि कहीं ना कहीं ईरान से ये साफ पूरा मुद्दा है कि ईरान ही यहाँ पर सपोर्ट करता है। अभी हाल की बात है, अभी 3-4 दिनों पहले की बात है, यहाँ से हूती विद्रोही ने एक मिसाइल लॉन्च किया, बैलिस्टिक मिसाइल था। हालांकि इनका कहना है हूती विद्रोहियों का कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल था, और इसने यहाँ पर जाकर और यहाँ हमला किया, सेंट्रल इजराइल में हमला किया। ठीक है, तो ये पूरा अस्थिर है, और उस बीच में ये जो वहाँ पर इजराइल को मदद दी जा रही है, तो ये सब चीज़ें इस बीच में ये आयतुल्लाह खामनेई ने ये बड़ा सा बयान दे दिया है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है, ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है। अब भारत सरकार इसको टैकल करेगी, और काफ़ी कड़ा विरोध किया भारत ने, और करनी भी चाहिए थी। ये जो विरोध है वो बहुत तगड़े से करना चाहिए था, और विरोध जता दिया गया है अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है
पूरी बात आप समझ चुके होंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय जो जियो पॉलिटिक्स है, भू राजनीति है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक पड़ोसी की बात करते हैं, हम बांग्लादेश की। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली आर्थिक मदद किस देश के विकास संस्था ने की है या ऐलान किया है? वैसे तो चीन ने भी कहा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर हो चुका है इस जगह पर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा यूएसए, अमेरिका। अमेरिका का एक हाई लेवल डेलीगेशन ये 15 सितंबर को बांग्लादेश के में पहुंचा, और अमेरिका का जो विदेश विभाग का उसके साउथ एंड मिडिल एशिया ब्यूरो के सहायक विदेश मंत्री हैं डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू को भी एक बार दिखा देना चाहता हूँ, ये हैं डोनाल्ड लू, ये भी पहुंचे थे। लू पर ही बांग्लादेश और पाकिस्तान में तख्ता पलट करवाने का आरोप लग चुका है। हालांकि अमेरिका बार बार इससे इनकार करता रहा है, लू ने भी मतलब इनकार किया। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइज़र हैं, जो एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का ओहदा है वहाँ पर, उनका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस। तो उनसे इस डेलीगेशन ने मीटिंग की और फिर अमेरिका ने ये कहा कि हम ये मदद करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका ने बांग्लादेश को 202 मिलियन यूएस डॉलर देने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये लगभग 1700 करोड़ रुपए के आसपास ये होता है। बांग्लादेश को ये जो रकम है वो यूएसएड संस्था है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था, उसके द्वारा मिलेगी। और इस मदद के लिए बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी और इसके अलावा यूएसएड के जो डायरेक्टर हैं रीड जे एशलीमन, तो उन्होंने ढाका में एग्रीमेंट पर साइन किया। और ये कहा जा रहा है कि इस रकम का जो उपयोग होगा वो बांग्लादेश के युवाओं के कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर और व्यापार के अवसर बढ़ाने में किया जाएगा। ठीक है, दरअसल एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2021 में ही, DOAG एग्रीमेंट। ठीक है, DOAG यानी डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ग्रांट एग्रीमेंट, उस पर साइन किया था बांग्लादेश ने, और उसी के तहत फिर उसको 8000 करोड़ मिलने हैं, उसमें से अब 1700 करोड़ रुपए मिलेंगे, और इससे पहले 3500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यूएसएड जो है ना वो दुनिया के अलग अलग देशों में ये पैसा, ये रकम जो है वो देता है, और वो जो पैसा है यूएसएड को वो अमेरिकी सरकार देती है, और कुछ गैर सरकारी संगठन वो उसमें देते हैं ताकि दुनिया में डेवलपमेंट हो सके। लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वहाँ की राजनीति पर बहुत ज़रूरी ढंग से पड़ता है। ठीक है, तो ये मिस्टर लू हैं, डोनाल्ड लू, इन पर आरोप लगते रहे हैं तख्ता पलट के। दक्षिण एशियाई देशों में तो तख्ता पलट को जोड़कर देखा जाता है इनको। पाकिस्तान में इमरान खान की जो सरकार गिरी थी उसके बाद भी इनका नाम आया था, यहाँ तक कि इमरान खान ने खुलेआम उनका नाम लिया था और जिम्मेदार ठहराया था। ठीक है, और ऐसा भी हुआ था, जो न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि 2024 की शुरुआत में डोनाल्ड लू ने अमेरिकी संसद में गवाही दी थी और कहा था कि पाकिस्तान में सरकार गिराने का जो आरोप है वो गलत है। तो यहाँ तक बात पहुँची थी वहाँ पर। ठीक है, तो अब अगस्त में यानी पिछले महीने ही बांग्लादेश में जब शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा, तब भी डोनाल्ड लू का ही नाम सामने आया था। हालांकि अमेरिका जो है इनकार करता रहा है। ओके, और आपको बताऊं कि बांग्लादेश जो है ना अभी पूरी तरह से कर्ज में फंसा हुआ है और ब्याज भी चुकता नहीं कर पा रहा है। बहुत बुरी हालत दशा है इस वक्त। ओके, रूस ने 21 अगस्त को एक लेटर भेजा है, उसको मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये लेटर, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। अगस्त में लेटर भेजा, कहा कि 5300 करोड़ रुपए जो ब्याज है वो लौटाए। दरअसल रूस ने बांग्लादेश को लोन दिया हुआ था 1.06 लाख करोड़ का ये कर्जा दिया हुआ है, तो उसी का ब्याज मांग रहा है कि ब्याज हमें दे। अगर डेडलाइन तक ब्याज नहीं मिला तो फिर इस ब्याज का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। ओके, इसके अलावा भारत के अडानी ग्रुप ने भी बांग्लादेश से बिजली बिल का जो बकाया है 6700 करोड़ रुपए वो भी मांगा है। ओके, तो ये एक ख़ास बात हम लोग देखने को मिल रहा है। तो डोनाल्ड लू जो है वो बांग्लादेश की यात्रा पर है और फिर भारत भी पहुँचे हैं। 16 सितंबर को भारत अमेरिका 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रालयों के अंतर सत्रीय वार्ता, मतलब मंत्री स्तरीय वार्ता तो होती है, उसके नीचे भी
लेवल पर भी वार्ता होती है, उस वार्ता के लिए ये पहुँचे हैं। ओके, और इस बार जो छठी वार्षिक 2+2 वार्ता है वो वाशिंगटन डीसी में होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा रहा है जो आपने पूरी तरह से समझ लिया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को आप पूरी तरह से समझ लें, यही मेरा उद्देश्य होता है, थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने का। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सब क्लियर कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए पहले भारतीय होस्ट यानी प्रस्तुतकर्ता कौन घोषित हुए हैं? आंसर को वीर दास, एक्टर और कॉमेडियन हैं, शानदार। तो उनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का होस्ट के रूप में घोषित कर दिया गया है और ये अवार्ड समारोह 25 नवंबर को न्यूयॉर्क में होने वाला है। ठीक है, न्यूयॉर्क में होने वाला है और उन्होंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पर भी लिखा है वीरदास ने कि बहुत प्राउड फील कर रहे हैं वो, और ये न्यूज़ देख रही है। ओके, ऑनर्ड फील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। तो वीरदास बहुत बेहतरीन एक्टर है, मुझे तो पसंद है। अभी एक वेब सीरीज़ भी आई हुई है, तो उसमें भी उन्होंने शानदार सा एक्टिंग किया है, एक टीवी न्यूज़ चैनल के एंकर का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मतलब एमी अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एमी पुरस्कार क्या है? ये टेलीविज़न और उभरते हुए मीडिया को दिए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है। ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के विपरीत ये फिल्मों के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न पे जो कार्यक्रम आते हैं या फिर जो नया मीडिया है यानी वेब मीडिया है उस पर जो कार्यक्रम आते हैं, OTT प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो ये बात समझ लिया आपने। एक और बात कि एमी अवार्ड जो है ना वो कई सारे संगठनों के द्वारा दिया जाता है और कई तरह के अवार्ड ये होते हैं। केवल अमेरिका में जो निर्मित हैं वो अवार्ड कुछ और, हाँ, 3 सहयोगी संगठनों के द्वारा दिया जाता है। टेलीविज़न अकादमी जो कि प्राइम टाइम एमी अवार्ड का प्रबंधन करती है। दूसरा होता है नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेस, जो मतलब दिन के जो कार्यक्रम होते हैं टीवी पर, समाचार, इन सब के लिए दिया जाता है। और एक इंटरनेशनल एमी अवार्ड होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम है उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। अब इसी में से एक हम लोग चलते हैं अभी प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स। ठीक है, उस पर उसका क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग, जिसके अवार्ड फंक्शन हुआ है और दिया गया है। अच्छा, वीरदास को जो बनाया गया है, होस्ट बनाया गया है, वो किसके लिए? ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए दिया गया है। तो कई सारी कैटेगरी है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें अभी हम बात करने वाले हैं आगे प्राइम टाइम एमी अवार्ड के बारे में। और वीरदास वाला जो क्वेश्चन था वो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के बारे में था, जो कि नवंबर में होना है। ठीक है, और ये जो आयोजन हुआ है ये कल ही आयोजन हुआ है। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर 76 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2024 में ड्रामा सीरीज में बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका हिरोयुकी सनाडा। हिरोयुकी सनाडा, उन्हें ये अवार्ड टेलीविज़न सीरीज शोगुन में शानदार एक्टिंग के लिए दिया गया। शोगुन नाम से मतलब आया था HBO पर, तो उसके लिए, और शगुन ने ढेर सारे जो ना अवार्ड जीते हैं। और ये अवार्ड जो फंक्शन हुआ है वो 16 सितंबर को हुआ है लॉस एंजलिस अमेरिका में, वहाँ पिकॉक थिएटर है वहाँ पर ये हुआ है। ठीक है, शोगुन ने 18 अवार्ड जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2024 में ड्रामा सीरीज में बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? आंसर होगा अन्ना सवाई। ठीक है, अन्ना सवाई। देखिए, इस खबर की चर्चा काफ़ी अखबारों में रही है लगातार, तो इसलिए मैंने ये दिया है। हालांकि ऐसा कम होता है कि एमी अवार्ड के बारे में, प्राइम टाइम एमी अवार्ड के बारे में कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए। हाँ, इंटरनेशनल जो एमी अवार्ड्स है ना, उसमें चूँकि दुनिया भर के जो टेलीविज़न प्रोग्राम है उसमें उसको ये अवार्ड मिलता है, तो वो आता है। लेकिन बस मैंने ये दिखा दिया क्योंकि अखबारों में काफ़ी ये चर्चा चल रही है। ठीक है, इस अवार्ड की। तो अन्ना सवाई इनको मिला है, और ये भी शोगुन जो टेलीविज़न सीरीज़ था उसमें इन्होंने शानदार काम किया था। अब बात कर लेते हैं विनर्स की। जो तमाम विनर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर मैंने दे दिया है।
कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा, 3-4 चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के दौरान ही कि लीड एक्टर ड्रामा का अवार्ड मिला है हिरोयुकी सनाडा को शोगुन के लिए। लीड एक्ट्रेस यानी बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ड्रामा के लिए इन्ना सवाई शोगुन को। ओके, और आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है शोगुन को। एफएक्स पर प्रसारित होता है, एचबीओ पर नहीं, एफएक्स पर ये प्रसारित हुआ था। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का हैक्स को मिला है। आउटस्टैंडिंग लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज बेबी रन डियर इसको मिला है। ओके, बेस्ट लीड एक्टर कॉमेडी का अवार्ड मिला है जेरेमी एलन वाइट को। लीड एक्ट्रेस कॉमेडी का अवार्ड मिला है जीन स्मार्ट, ये हैक्स सीरीज के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 15 सितंबर को। उद्देश्य ये है कि लोकतंत्र वो पूरी दुनिया में बिल्कुल बेहतर ढंग से रह सके। ओके, और संयुक्त राष्ट्र ने ये 2007 में इस दिवस को घोषित किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अल्जीरिया के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्हें सितंबर 2024 में दूसरी बार चुन लिया गया। आंसर क्या होगा? अब्देल मजीद तेब्बोने। अब्देल मजीद तेब्बोने, ठीक है, ये है फिर से चुन लिया गया है। और बताऊं आपको 95% वोट मिले हैं। अब आरोप लग रहे हैं कि 95% कैसे आ गए, कुछ धांधली तो नहीं हुई है। देखिए, सेना के द्वारा ये समर्थित है। ये रहा फोटोग्राफ, जो राष्ट्रपति हैं दूसरी बार चुने गए हैं वहाँ पर। ठीक है, देखिए अल्जीरिया को चलते हैं, एक बार मैप के ज़रिए समझ लेते हैं चीज़ों को। अल्जीरिया को, ठीक है, अमेरिका की खास दिलचस्पी है इस देश पर। अमेरिका के खास हम खास हैं ये। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्यारा भारत, और अल्जीरिया कहाँ पर है? वो अफ्रीका में, सॉरी, ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में के उत्तर में ये रहा अफ्रीका विशालकाय, और ये उत्तर की ओर आप ये देख रहे हैं अल्जीरिया। यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है। अब पेट्रोलियम भंडार की बात करेंगे तो दुनिया में इसका स्थान 16वां है, और प्राकृतिक गैस के, नेचुरल गैस के मामले में, भंडार के मामले में इसका 9वां स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अल्जीरिया है, उसकी राजधानी क्या है? अल्जीयर्स। राष्ट्रपति हैं अभी जो दोबारा चुन लिए गए हैं अब्देल मजीद तेब्बोने। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नादिर लारबोई। नादिर लारबोई। हालांकि प्रधानमंत्री की बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं होती है, मतलब मेन सब कुछ राष्ट्रपति का ही चलता है। ठीक है, पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इसके पड़ोसी देश ये लीबिया हो गया, नाइजर हो गया, माली हो गया, मॉरिटानिया हो गया, मोरक्को हो गया, ठीक है, और ट्यूनीशिया हो गया। तो ये सब इसके पड़ोसी देश हैं। समुद्र किससे लगता है? तो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। हालांकि मेडिटेरियन सी का ही एक हिस्सा है अल्बोरन सागर, ये यहाँ पर है, इस जगह पर अल्बोरन सागर। क्लियर होगी बात? चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन। किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का 10वां सदस्य बना दिया गया है? आंसर का अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया, ये न्यूज़ आप देख रहे हैं। ओके, तो अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है ब्रिक्स का, उसमें शामिल करने का जो नोटिफिकेशन है वो हो चुका है। एनडीबी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसे ब्रिक्स देशों ने मिलकर बनाया था। ब्रिक्स जो पहले सिर्फ ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हुआ करता था, अब तो उसमें कई सारे सदस्य आ गए हैं। तो उसके द्वारा ब्रिक्स देशों के द्वारा 2014 में ये एक्टिव किया गया था। मतलब बातचीत तो पहले से चल रही थी, 13 से ही चल रही थी, लेकिन एक्टिव हुआ ये 2014 में। और ये बैंक वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उभरते हुए अर्थव्यवस्थाओं में इनोवेशन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, और पहले तो केवल 5 देश थे, बाद में सितंबर 2021 की बात है, उस वक्त इसमें बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे को शामिल कर लिया गया था। फिर मार्च 2024 में मिस्र को भी शामिल किया गया था कुछ महीने पहले, और अब सितंबर 2024 में अल्जीरिया को भी इसका सदस्य बना दिया गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट ये बातें रही। तो अब क्या है, एनडीबी के जो है टोटल 10 सदस्य हो गए हैं। संस्थापक सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, और सदस्य जो हैं बाकी वो बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, मिस्र और अल्जीरिया, ये सारे देश हो गए हैं। ओके,
और ब्रिक्स के कौन कौन से मेंबर हैं? तो वो हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान भी है, इजिप्ट भी है, इथियोपिया, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। तो ये सब जो है ना वो इसके सदस्य हैं। 9 सदस्य हो गए हैं अब ब्रिक्स के। लेकिन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना उसके ये 10 हैं। ओके, ये सब है, ठीक है। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट अभी कौन है? डिल्मा रूसेफ। हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में है। और रीजनल ऑफिस भी है इसका, 4 रीजनल ऑफिस है अलग अलग देशों में। कहाँ कहाँ पर है? जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक है, साओ पॉल ब्राज़ील में है, गिफ्ट सिटी जो गुजरात में भारत में है वहाँ भी है, और मॉस्को में रूस में भी है, ठीक है। अच्छा, ये भी सवाल हो सकता है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? वो भारतीय थे, केवी कामत, उनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो अब अल्जीरिया को भी शामिल कर लिया गया है। अल्जीरिया के बारे में मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। अल्जीरिया जो है अफ्रीका में है, अफ्रीका में, और यहाँ पर ये वाला जो देश है वो है अल्जीरिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन होगा 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन सितंबर 2024 में किसने किया है? आंसर होगा गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है। होम मिनिस्ट्री की ओर से ये आयोजित किया गया था 13 सितंबर को। 7वां ये राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन था देश की सुरक्षा को लेकर, और इसको फिजिकल वर्चुअल दोनों तरीके से इसको आयोजित किया गया था, और 750 से ज़्यादा अधिकारी उसमें शामिल हुए थे सभी राज्यों के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, भारत के सबसे हल्के स्वदेशी टैंक का नाम बताएं जिसका सफल फील्ड फायरिंग ऑटोमेटिव परीक्षण सितंबर 2024 में डीआरडीओ ने किया है। आंसर होगा जोरावर, ठीक है। जोरावर का ये हुआ है ट्रायल, फील्ड ट्रायल हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था जोरावर के बारे में, उस वक्त उसको पेश किया गया था कि जोरावर जो है तैयार हो चुका है, अब इसका ट्रायल किया गया है, ठीक है। ये रहा जोरावर। जोरावर ये एक हल्का टैंक है और इसको बनाया गया है ख़ासतौर पे ऊंचाई या पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ उपयोग करने के लिए। पर्वतीय इलाकों में ये टैंक बहुत तेज़ी से चल सकता है, ठीक है। और सेना को उपलब्ध कराया जा रहा है ख़ासतौर पर चीन से जो चुनौतियाँ मिल रही हैं उसको लेकर, ठीक है। ये उभयचर है, मतलब ज़मीन पर भी चल सकता है और कम पानी में भी चल सकता है, बहुत ज़्यादा पानी में नहीं लेकिन कम पानी में चल सकता है। और इसको पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग से लेक के आसपास इलाकों में इसको तैनात किया जाएगा। जोरावर नाम क्यों है? जोरावर जो है ना वो एक प्रसिद्ध योद्धा थे जोरावर नाम से, और वो जम्मू के राजा गुलाब सिंह के अधीन उन्होंने काम किया था और उन्होंने शानदार काम किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके लिए। आप कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। रेगुलर आपको करंट अफेयर्स मिले, यही कोशिश है मेरी। और पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना। और हाँ, आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारा मेंबरशिप प्लान है वो आप ले सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है जो बेसिक मेंबरशिप प्लान है, जो कि बेसिक वाला वो रेलवे, टीचर, SSC, पुलिस, इन सब के लेवल का है और उसमें कर सकते हैं आप तैयारी। और हाँ, BPSC के लिए हम लोग GS कोर्स ला रहे हैं बहुत जल्दी, उसके हम लोग पूरी तैयारी लगभग कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। तो वो कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है आप सबके लिए, आप सबकी डिमांड रही है। तो बेहतरीन जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे और मैं भी आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। बाय।